Chapters 109 Treehouse hides the liquor worm, 110 Old woman, you're too tender, 111 Primeval stones are but material goods, 112 Truly a great resolve. Chapter start Gu Yu Man Shi, एक नए फैंग युआन से हार गया। ये खबर आग की तरह फैली और रैंक 2 गु मास्टर्स के बीच गॉसिप की छोटी छोटी लहरें उठने लगी। इस इवेंट के दोनों मेन कैरेक्टर्स से सभी वाकिफ थे। मनशी एक थोड़ा बहुत फेमस रैंक 2 गु मास्टर था जो बाई निंगबिंग के हाथों से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हुआ था, उससे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। और फैंग युआन साल का चैंपियन था, बहुत से लोगों ने उससे सालाना असेसमेंट में फैंग झेंग को हारते हुए देखा था। ऊपर से उससे अपने परिवार की विरासत भी मिल गई थी और वो रातों रात अमीर हो गया था, जिस वजह से बहुत से लोग उससे जल भुन गए थे। दोनों के बीच का फासला साफ था, लेकिन सबकी उम्मीदों के खिलाफ कमजोर फैंग युआन ने ताकतवर मनशी को हरा दिया था। ऐसे रिजल्ट ने लोगों को सच में हैरान कर दिया था। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस इवेंट पर चर्चा करते गए, फैंग युआन की फेम भी बढ़ती गई। रैंक 2 गु मास्टर्स अब इस नए जूनियर को सीरियसली लेने लगे थे। बिना एक लफ्ज कहे उसने सीधा हमला कर दिया। आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा इंपल्सिव हैं। उसके पास दौलत है और उसने मुंगलो गु भी रिफाइन कर लिया है, उसमें कुछ तो बात है। वो एक पागल है, उसका हाथ बहुत भारी चलता है। सुना है गु यू मैनशी को अपनी चोटों से रिकवर करने के लिए कम से कम 3 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। लोग फैंग युआन पर कमेंट कर रहे थे। उसने मनशी पर अचानक हमला किया था, एक हेड स्टार्ट लेकर। पहले ही हमले में गंभीर चोटें पहुंचाकर एक जबरदस्त दबदबा बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ईमानदारी से नहीं जीता, लेकिन जीत जीत होती है और हार हार। नतीजा ही सब कुछ था। हो सकता है अर्थ पर, लॉग प्रोसेस पर ज्यादा जोर देते होंगे रिजल्ट्स के बजाय, लेकिन इस दुनिया में जहां जीना मुश्किल था, आसपास जानलेवा खतरों से भरा हुआ था, वहां जीत का मतलब अक्सर जिंदा रहना और हार का मतलब मौत, सब कुछ खो देना होता था। जीतने वाले सब कुछ हासिल करते, हारने वाले सब कुछ खो देते। लगभग सभी इस बात को मानते थे। फैंग युआन जीत गया था, ये सच था, चाहे उसने कैसे भी किया हो। एक न्यूबी मनशी के ऊपर से गुजरते हुए ऊपर आ गया था, सबकी नजरों में आ चुका था। मनशी एक सीधी बन चुका था, उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। एक बार ठीक होने के बाद वो ग्रुप लीडर के पोजीशन से रिजाइन कर देगा। ये एक फेलियर का नतीजा था। करीबी रिश्तेदार हारने वालों से हमदर्दी जताते, लेकिन वो जीतने वालों की ज्यादा इज्जत और उन्हें ज्यादा मानते थे। विनर्स ताकत को रिप्रेजेंट करते थे और ताकत का मतलब था लोगों के लिए बेहतर सुरक्षा। इस इवेंट के बाद गु यू डोंगतू ने समझदारी दिखाते हुए अपनी गंदी चालें बैंड कर दी। गु यू मैनशी के नीचे उतरने ने आखिरकार उस होशियार अंकल को हकीकत का एहसास दिला दिया था। फैंग युआन की ग्रोथ ने उससे लाचार, गुस्सा और बेइज्जत महसूस कराया। वो जानता था कि अब उसके पास विरासत पर कब्जा करने का कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ना बेकार था। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया था और दूसरे लोगों को फैंग युआन के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए काम पर लगाया था। इसमें उसके प्राइमेवल स्टोन्स खर्च हो रहे थे। फिर भी फैंग युआन को हर तरफ से फायदा हो रहा था। अगर ये स्टेलमेट चलता रहता, तो भले ही उसके पास ढेर सारे प्राइमेवल स्टोन्स होते, आखिरी हार उसी की होती। क्योंकि उसने बैम्बू हाउसेज, वाइन टैवन और 9 लीव्स वाइटैलिटी ग्रास खो दिए थे, अब उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। इस्तेमाल किए गए प्राइमेवल स्टोन्स को वापस पाना मुश्किल होगा। इसके विपरीत फैंग युआन के पास प्राइमेवल स्टोन्स की कमी थी, लेकिन वो दिन भी दिन बढ़ रहे थे। मेन पॉइंट यह था कि गु यू डोंगतू ने निराश होकर महसूस किया कि इस स्टेलमेट का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब उसने मनशी के हार कर भागने की खबर सुनी, उसने तुरंत ये बेमतलब हरकतें रोक दी। असल में जब फैंग झेंग भी फैंग युआन के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाया था, तभी से गु यू डोंगतू की हार तय हो चुकी थी। इसके साथ फैंग युआन के वाइन टैवन का बिजनेस नॉर्मल हो गया, जो एक खुशी की बात थी। एक और खुशी की बात थी, कारवां जल्दी आ रहा था। मार्च का महीना, खिली हुई और सुंदर वसंत की धूप में वसंत के दिनों का हल्का संगीत एक जिंदादिल और खुशनुमा ताल पकड़कर आ पहुंचा था। वसंत की गर्मी के साथ फूल खिल उठे और घास जोरों से बढ़ने लगी। किंग माओ माउंटेन जहां तक नजर जाती, हरियाली ही हरियाली थी। पहाड़ियों की धूप वाली तरफ जंगली फूल खिल गए थे, जिससे एक रंगीन और शानदार फूलों का समंदर बन गया था। कल कल करती नदी एक आग की लपेट की तरह बढ़ रही थी और धूप के साथ उलझ रही थी। नए पैदा हुए ड्रैगन पिल क्रिकेट्स अपने अंडों से बाहर निकले और नए झुंड बनाकर रातों को जिंदा कर दिया। दिन के समय रंगीन पीकॉक पैरट्स का एक बड़ा झुंड हवा में मंडरा रहा था, चहचहा रहा था।
गर्म वसंत ने अपनी मेहरबानी और दया फैलाई, सभी जीवित चीजों को शान से बढ़ने दिया। ऐसे नज़ारे में एक कारवां धीरे धीरे किंगमा माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था। मोटे काले बीटल्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उनकी पीठ पर लोग और सामान लड़ा हुए थे। रंगीन पंखों वाले घमंडी ऑस्ट्रिचर्स हाथ गाड़ियां खींच रहे थे। रुयनदार पहाड़ी मकड़ियां जमीन की परवाह किए बिना चल रही थी। पंखों वाले सांप बाल खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, कभी कभी अपने पंख खोलकर आगे उठ जाते। एक ट्रेजर ब्रास टोड कारवां को लीड कर रहा था। वो 2.5 मीटर लंबा था, उसका पूरा शरीर नारंगी पीला था। उसकी पीठ पर रैंक 4 गू मास्टर जियाफू बैठा था। कारवां के गांव में रुकने के बाद फैंग युआन ने मन ही मन आह भरी, ये फिर बदल गया। मेरी पिछली यादों में ये कारवां गर्मियों में आना चाहिए था। पिछले प्रेसिडेंट्स के हिसाब से भी कारवां को सिर्फ गर्मियों में आना चाहिए था, लेकिन अब ये वसंत में आ गया है, 2-3 महीने पहले। और इसका स्केल भी काफी बड़ा है। फैंग युआन के पुनर्जन्म ने उसकी मौजूदा हालत को बदल दिया था और उसी तरह उसके आसपास के माहौल को भी प्रभावित किया था, जिससे भविष्य में बदलाव आ रहे थे। इसका असली कारण उसके द्वारा जिया जिनशेंग को मारना होना चाहिए। फैंग युआन ने सबको धोखा दिया था, इसलिए जियाफू ने गलती से मान लिया कि जिया जिनशेंग की मौत उसके प्रतिद्वंदी जियागी की साजिश थी। जियाफू के क्लैन में वापस लौटने के बाद उसने कड़े कदम उठाए थे, जिससे उनके बीच कंपटीशन और भी तेज हो गया था। बेहतरीन उपलब्धियों के लिए जिया भाइयों ने साल की बर्फ पूरी तरह पिघलने से पहले ही अपने कैरावैन्स लेकर हर जगह अपना सामान बेचने निकल पड़े। क्लैन लीडर गु यू बो ने जियाफू का स्वागत किया। दोनों रैंक 4 गु मास्टर्स दोनों तरफ के लीडर्स थे। भाई गु यू, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जियाफू मुस्कुराहटों और गर्माजोशी से भरा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक लंबा घाव का निशान था। हाँ, भाई जियाफू, आप इस साल काफी जल्दी आ गए। गु यू बो ने जियाफू के चेहरे पर घाव के निशान को देखा। उसका दिल दहल गया, लेकिन उसने इस बारे में पूछा नहीं। द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। इस बार मैं बहुत सारे कीमती सामान लाया हूं और मुझे यकीन है कि आपके गु यू क्लैन को बहुत जरूरत होगी। जियाफू ने इस बार बेहतर उपलब्धियां हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की थी। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। गु यू बो की ईद चमक उठी। आगे कहते हुए, इत्तेफाक से परसों हमारे क्लैन की अवेकनिंग सेरेमनी है और मैं भाई जिया को इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। हाँ, गु यू क्लैन की समृद्धि का गवाह बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। जियाफू ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और सच्चे दिल से जवाब दिया। किसी को क्लैन की अवेकनिंग सेरेमनी देखने के लिए बुलाना उन्हें एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट करना था। जियाफू इस इनविटेशन से गु यू क्लैन की सच्चाई महसूस कर सकता था। असल में एक और बात है। जियाफू हिचकिचाया। आप इतनी दूर से आए हैं, इसलिए अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज बताइए। हमारा क्लैन यूज पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, गु यू बो ने कहा। जियाफू ने आह भरी, यह जिया जिनशेंग के मामले के बारे में है। मैं खास तौर पर क्लैन से कुछ इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स को लाया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जांच के दौरान आप हमें थोड़ी सुविधा देंगे। गु यू बो ने तुरंत समझने वाली नजर डाली। जाहिर है, जिया जिनशेंग की मौत ने जियाफू को पारिवारिक संपत्ति के कंपटीशन में एक अजीब और पैसिव स्थिति में डाल दिया था। कहा जाता है कि क्लैन में वापस आने के बाद जियाफू ने जियागी से सरेआम झगड़ा किया था और मामला एक जोरदार लड़ाई में बदल गया था। उसके चेहरे का निशान उसी लड़ाई का निशान हो सकता था। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि वो वसंत की शुरुआत में ही दौड़ा चला आया था। उसके कंधों पर बहुत प्रेशर था। फैंग युआन टेंट्स और सड़क किनारे लगे स्टॉल्स के आसपास घूम रहा था। इस साल के कारवां का स्केल पिछले सालों के मुकाबले काफी बड़ा था। ना सिर्फ ज्यादा टेंट्स बल्कि एक गू हाउस भी था। गू हाउस ऐसी चीज थी जो सिर्फ बड़े स्केल के कैरावैन्स में होती थी। एक बड़े स्केल के कारवां में आमतौर पर 2 से 3 गू हाउसेस होते थे। जियाफू का कारवां ज्यादा से ज्यादा एक मिडिल स्केल का था, लेकिन उसके पास एक गू हाउस था। ये गू हाउस एक बड़ा सा पेड़ था। ये 18 मीटर ऊंचा था और सच में आसमान को छूटा हुआ लग रहा था। इसकी जड़ें और शाखाएं ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे ड्रैगन्स और सांप आपस में उलझ गए हों। जमीन पर इसके तने का डायमीटर 10 मीटर था। जैसे जैसे ये ऊपर जाता, ये कम होता जाता, लेकिन कमी इतनी साफ नहीं दिखती थी। भौर रंग का ताना असल में एक चीज नहीं थी और इसके अंदर 3 लेयर्स की जगह थी। तने पर खिड़कियां भी थी। सूरज की रोशनी और ताजी हवा खिड़कियों से होकर अंदर की 3 लेयर्स में जाती थी। तने पर शाखाएं और पत्ते कम लग रहे थे। सिर्फ पेट के सबसे ऊपरी हिस्से में यह हरा भरा और घना था। वसंत की हवा चली और पेट के पत्ते हिले और हल्की सरसराहट की आवाजें पैदा हुई।
ये सबसे आम तरह का गू हाउस था। रैंक 3 प्लांट गू, जिसका नाम 3 स्टार केव था। इसमें प्राइमेवल एसेंस डालते ही ये तुरंत बढ़ सकता था। इन 3 लेयर्स की जगह में 3 कमरे थे। इन कमरों की डिफेंसिव पावर टेंट्स के मुकाबले बेजोड़ थी। लगातार लगे टेंट्स के बीच एक विशाल पेड़ बीच में एक टावर की तरह खड़ा था। ये मुर्गियों के झुंड में एक सारस जैसा था। विशाल पेड़ के नीचे 2 चौड़ी दरवाजे थे जो एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल होते थे। फैंग युआन लोगों की भीड़ के साथ चलता हुआ इस विशाल पेड़ के अंदर गया। पेड़ में 3 लेयर्स की स्पेस थी जिन्हें दुकानों के लेआउट में बदल दिया गया था। अंडर काउंटर्स की कतारें थी और अन पर हर तरह के गू वॉर्म्स डिस्प्ले किए गए थे। यह काउंटर्स लकड़ी के बने थे और यूएस विशाल पेड़ का ही हिस्सा थे। हरे पत्ते और शाखाएं उगाने के अलावा 3 स्टार केव ट्री गू मास्टर की इच्छा के अनुसार अलग अलग डिजाइन उगा सकता था। इन काउंटर्स के अलावा कस्टमर्स के आराम के लिए स्टूल्स और बेंचेस भी थे। एक रैंक 3 सपोर्ट गू मास्टर इस विशाल पेड़ में कहीं से लगातार सिचुएशन को ऑपरेट और मॉनिटर कर रहा था। अगर कोई काउंटर्स में रखे गू वॉर्म्स को छीन लेता तो मॉनिटर करने वाला गू मास्टर विशाल पेड़ को ऑपरेट करके तुरंत दरवाजे बैंड कर सकता था और एक पाल के लिए जेल बना सकता था। बेशुमार शाखाएं पागलों की तरह बढ़ती और ग्रुप अटैक्स करती। साथ ही पेड़ में मौजूद सिक्योरिटी गू मास्टर्स भी अपनी हरकत में आ जाते। ट्री हाउस टेंट से कहीं ज्यादा सुरक्षित था और इसलिए अंदर बेची जाने वाली चीजें ज्यादा कीमती थी। फैंग युआन ने जैसे ही पहली लेयर में प्रवेश किया, उसने बीच में एक अकेला काउंटर देखा और यूएस पर एक लिकर वर्म रखा था। कई गू मास्टर्स इस लिकर वर्म के चारों तरफ जामाद उसका जायजा ले रहे थे। कुछ लोग तारीफ में अपनी जबान से चटाक की आवाज निकाल रहे थे। फैंग युआन ने अपनी नजर आसपास दौड़ाई, जहां दूसरे काउंटर्स पर भी कई कीमती गू वॉर्म्स डिस्प्ले किए गए थे। वहां जड़े स्किन गू, वर्लविन गू, स्कारस्टोन गू और भी कई थे। ये सारे गू वॉर्म्स मूनलाइट गू के साथ कंपैटिबल थी और फ्यूज होकर हायर रैंक गू वॉर्म्स बन सकते थे। जियाफू को इन फ्यूजन रेसिपीज के बारे में पूरी तरह से साफ नहीं पता था, लेकिन अपने सालों के बिजनेस एक्सपीरियंस से वो जानता था कि गू यू क्लैन को किन गू वॉर्म्स की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। नेचुरली जियाफू का कारवां सिर्फ गू यू विलेज को टारगेट नहीं कर रहा, वो इस बार सच में पूरी कोशिश कर रहा है। लगता है जब वो क्लैन लौटा तो उससे बुरी तरह प्रोवोक किया गया था। फैंग युआन का दिल ये देखकर हिल गया। चैप्टर 110, बुढ़िया तुम अभी बहुत कच्ची हो। लिकर वर्म। फैंग युआन हल्के से बुदबुदाया, सेंटर रिसेप्शन डेस्क के पास जाते हुए। उससे बस ये लिकर वर्म चाहिए था, साथ में मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, 4 तरह की वाइन, 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिफाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स ऐसे फ्यूजन में फेलियर का चांस भी था, लेकिन अगर फैंग युआन के पास दूसरा लिकर वर्म ना होता तो उसके पास कोशिश करने का चांस भी ना होता। यही तो जिंदगी है, कड़ी मेहनत का मतलब हमेशा रिजल्ट्स या सक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर कोई मेहनत ही ना करे तो उनका फेल होना तय है। डिमोनिक पाथ भी ऐसा ही था। डिमोनिक कल्टिवेटर्स अपने रास्ते की रुकावटों को साफ करने में माहिर होते हैं, अपने रास्तों पर बहादुरी से आगे बढ़ते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें एक्सट्रीमिस्ट और एडवेंचरस माना जाता था। मैं पहले थोड़ा चिंतित था कि दूसरा लिकर वर्म कहां से मिलेगा, और सोचो, किस्मत ने इस लिकर वर्म को मेरे दरवाजे पर भेजे दिया। मौका मेरे सामने है, मैं इससे कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे ये लिकर वर्म हर हाल में चाहिए। फैंग युआन की ईव में डिटर्मिनेशन चमक उठा। अगर मेरा कल्टिवेशन रैंक 4 या 5 तक पहुंच जाता, एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ, तो मैं बिना सोचे समझे इससे छीन लेता, रास्ते में आने वाले देवी देवताओं को मार गिरता। अगर मेन रैंक 3 या 4 होता, अपने भरपूर एक्सपीरियंस के साथ, तो मैं इससे बिना किसी को पता चले चुरा सकता था। अफसोस की बात है, मैं अभी सिर्फ रैंक 2 हूं, बल्कि मैं तो बस इनिशियल स्टेज पर हूं। फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी, मैं इससे सिर्फ ईमानदारी से खरीद सकता हूं। उसने काउंटर पर लिखी कीमत देखी। लिकर वर्म 500 प्राइमेवल स्टोन्स। लिकर वर्म की नॉर्मल कीमत 580 प्राइमेवल स्टोन्स है। यहां कीमत मार्केट से 80 पीसेस सस्ती थी। लेकिन अगर फैंग युआन को सच में लगता है कि वो 500 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च करके ये लिकर वर्म खरीद सकता है, तो उसके 500 साल का जीना बेकार था। कम कीमत सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और लोगों की मेंटालिटी और लालच को खरीदने के लिए ट्रिगर करने के लिए थी। ये ट्री हाउस साफ तौर पर जियाफू की प्रॉपर्टी थी। दादी, यह लिकर वर्म सिर्फ 500 प्राइमेवल स्टोन्स का है। एक जवान लड़की अंदर आई, हैरानी से चिल्लाते हुए। उस जवान लड़की की गिगी चमक रही थी, अपनी दादी का हाथ हिलाते हुए। दादी, कल अवेकनिंग सेरेमनी है। आपने वादा नहीं किया था कि आप मुझे एक गिफ्ट देंगी? क्यों ना आप मुझे ये लिकर वर्म दे दें?
अस जवान लड़की की दादी ने सफेद कमर पट्टी पहनी थी और पट्टी पर एक चांदी का चकोर टुकड़ा था जिस पर 3 लिखा था। जब एक गू मास्टर रैंक 3 कल्टिवेशन तक पहुंच जाता है तो वो अपने आप क्लैन एल्डर के पद पर पहुंच जाता है। बस इतना था कि क्लैन एल्डर्स में भी फर्क था। कुछ पावर में एल्डर्स होते थे जिनके पास बड़ी पॉलिटिकल पावर होती थी, जबकि दूसरे नहीं, वो सिर्फ कम मुनाफे वाले डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते थे। लेकिन ये रैंक 3 एल्डर अनकमजोर क्लैन एल्डर्स में से नहीं थी। गू यू याओ जी, फैंग युआन ने यूज तुरंत पहचान लिया, यह मेडिसिन हॉल की क्लैन एल्डर थी। मेडिसिन हॉल क्लैन का सपोर्ट फैक्शन है, इसे सबसे ज्यादा मुनाफे वाला डिपार्टमेंट कहा जा सकता है। गू यू याओ जी का अपनी सीनियरिटी के कारण बहुत प्रभाव था, यहां तक कि क्लैन लीडर के सामने भी वो सलामी दिए बिना बैठकर जवाब दे सकती थी। वो क्लैन की नंबर 1 हीलिंग गू मास्टर थी और उसने क्लैन एल्डर्स की कई जानें बचाई थी, इसलिए क्लैन में उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, ठीक है। अगर मेरी प्यारी पोती को ये चाहिए तो दादी तुम्हारे लिए खरीद देगी। अस बुढ़िया के चेहरे पर झुर्रियां भरी हुई थी। वो कुबड़ी थी और एक हाथ में चलने वाली छड़ी थी, लाचारी से आ भरते हुए और एक बेनेवलेंट चेहरे से बोली, दादी सबसे अच्छी हैं, मुझे पता था दादी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। अस जवान लड़की ने खुशी से गू यू याओ जी को पकड़ लिया, खुशी से अपनी दादी के गाल पर होठ रख दिए। तो दादी, चलो शॉप असिस्टेंट को बुलाते हैं और इस लिकर वर्म को तुरंत खरीद लेते हैं। गू यू याओ जी ने अपना सिर हिलाया, मेरी प्यारी पोती, यहाँ का गू वर्म ऐसे नहीं खरीदा जाता। दादी तुम्हें सिखाती है, वो देखो काउंटर पर कागज और पेन का ढेर। जवान लड़की ने सिर हिलाया, हाँ, दिख गया। गू यू याओ जी ने कहा, जाओ एक कागज ले आओ और पेन से लिकरवर्म की कीमत लिखो। उसके बाद उस छेड़ में डाल दो। अगर सारे बिडर्स में तुम्हारी कीमत सबसे ज्यादा हुई तो यह लिकरवर्म तुम्हारा हो जाएगा। ओ, तो ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जवान लड़की ने एक बांस का कागज लिया और पेन पकड़ा, लेकिन लिखते वक्त हिचकिचाई। उसकी प्यारी भू सिकुड़ गई जब उसने थोड़ी देर सोचा, फिर आखिरकार अपने होठ सिकुड़ते हुए उसने कहा, दादी, क्या कीमत ठीक रहेगी? अगर मैंने बहुत कम राखी तो दूसरे लोग लिकर वर्म ले जाएंगे, लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा राखी तो मुझे नुकसान हो जाएगा। गू यू याओ जी हंसी, उस छेड़ते हुए, लिकर वर्म खरीदना इतना आसान कैसे हो सकता है? चलो तुम्हारी किस्मत देखते हैं। दादी, जवान लड़की ने लाद से कहा, गू यू याओ जी के ढीले हाथ को पकड़कर हिलाते हुए। ठीक है, हिलाना बैंड करो, मेरा शरीर टूट जाएगा। बुढ़िया ने आ भरी, दादी तुम्हारे लिए भर देगी। जवान लड़की खुशी से उछाल पड़ी, कहते हुए, मुझे पता था दादी सबसे अच्छी हैं। गू यू याओ जी ने एक कीमत लिखी और अपना नाम भी लिख दिया, जबकि जवान लड़की उम्मीद से देख रही थी। जब उसने खत्म कर लिया, उसने कागज को मोड़ा और लड़की को इशारा किया, जाओ, कागज अंदर डाल दो। जवान लड़की ने आज्ञाकारी होकर कागज लिया और काउंटर में छेड़ ढूंढकर कागज अंदर डाल दिया। वो गू यू याओ जी के पास वापस आई, अनिश्चित महसूस करते हुए, दादी, क्या इससे काम बन जाएगा? बुढ़िया ने सिर हिलाया, हाँ, लगभग। लेकिन जिंदगी का कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कोई ज्यादा कीमत डाल दे। लेकिन वो कीमत बहुत ज्यादा होगी। अगर उन्होंने सच में इतनी बोली लगा दी तो जिसने ये लिकर वर्म खरीदा वो बेवकूफ है। चिंता मत करो, लिकर वर्म अब हमारा ही है। ओ, जवान लड़की ने एक क्यूट एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। चलो, आओ दादी के साथ ऊपर चलकर देखें। ठीक है, दादी। उन्हें जाते देख फैंग युआन की आंख में संगीनी चमक उठी। यह गू यू याओ जी, उसके लिए एक सख्त कंपेटिटर थी जिसे कम नहीं आंकना था। लेकिन इस सिचुएशन के लिए फैंग युआन ने तैयारी कर रखी थी और उम्मीद भी की थी। लिकर वर्म कीमती था, हालांकि ये सिर्फ रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता था। लिकर वर्म प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन कर सकता था और ये बहुत काम का था। प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन करना और यूज एक स्मॉल स्टेज ऊपर ले जाना, इसका मतलब था कि प्राइमेवल एसेंस का स्टोरेज बढ़ गया और इसका गू मास्टर कल्टिवेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता था। एक ही कमी थी कि लिकर वर्म का आगे कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं था। पॉपुलर रेसिपीज के अनुसार लिकर वर्म सिर्फ एक फ्यूजन इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल होता था, और जो नया गू वर्म बनता था यूएस में प्राइमेवल एसेंस रिफाइन करने की एबिलिटी नहीं होती थी। ये बहुत बड़ी बर्बादी थी। असल में ये इसके लायक नहीं था, इसलिए ज्यादातर क्लान्स के पास लिकर वर्म होता था और वो इसे फ्यूजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि एकेडमी द्वारा स्टूडेंट्स को बारी बारी इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था। अगर फैंग युआन ने अपनी एडवांसमेंट रेसिपी का खुलासा कर दिया तो लिकर वर्म की मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। साई,
इस लिकर वर्म को पाना आसान नहीं है। ये दादी और पोती तो सिर्फ एक कंपेटिटर हैं। पता नहीं इस छेड़ में कागज डालने वाले और कितने लोग हैं। लिकर वर्म एक अच्छी चीज थी और लोग नेचुरली अच्छी चीजें चाहते हैं। बस इतना था कि इन कंपेटिटर्स में से कुछ सच में इसे खरीदना चाहते थे, जबकि दूसरे सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कुछ अमीर द जैसे गु यू याओजी, जबकि कुछ गरीब द जैसे फैंग युआन। खुशकिस्मती से मुझे फैमिली एसेट्स वापस मिल गए और इन कुछ दिनों में मैंने कुछ रैंक 1 वाइटैलिटी लीव्स बेचे हैं, प्लस वाइन टैवन और बंबू बिल्डिंग्स भी किराए पर दे दिए हैं। इसलिए मैं कुछ सेविंग्स जमा कर पाया। अगर ऐसा ना होता तो मैं कम्पीट भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके पास जमा करने के लिए बहुत कम समय था। एक तरफ उसके पास बहुत सारे गु वॉर्म्स द जिनको खिलाना था, और दौलत के मामले में वो गु यू याओजी जैसी बुढ़िया से मुकाबला नहीं कर सकता था। चलो छोड़ते हैं। लॉर्ड याओजी ने अभी अभी एक कागज डाला है। मैंने भी देखा, लगता है मेरी किस्मत में ये लिकर वर्म नहीं है। इस काउंटर के आसपास खड़े गु मास्टर्स सब निराश होकर चले गए। सिर्फ फैंग युआन वहां खड़ा रहा। उसकी उंगली गहरी नदी की तरह थी, ठंडी रोशनी से चमक रही थी। जो गु मास्टर्स चले गए थे वो सब गु यू याओजी के ऑरा से डर कर अपनी मर्जी से पीछे हट गए थे। लेकिन फैंग युआन भला कैसे डर सकता था? कुछ मौके आपके सामने ही होते हैं, बस लोग उन्हें छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। मेरे पास अभी भी एक चांस है। फैंग युआन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था जब वो गहरी सोच में डूब गया। दौलत में मुकाबला करने में फैंग युआन उसका सामना नहीं कर सकता था। फिर भी इसका ये मतलब नहीं था कि गु यू याओजी की बोली की रकम जरूर फैंग युआन से ज्यादा होगी। भले हाई लिकर वर्म कीमती था, वो फिर भी एक रैंक 1 गु वर्म था। किसी भी चीज की कीमत ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट से जरोड़ा ऊपर या नीचे नहीं जाती। इसलिए सभी कीमत के बदलाव की एक रंगे होती है। ए फ्लैट क्रूशियल पॉइंट यह था कि गु यू याओजी ने क्या कीमत दी थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और अपनी लाडली पोती के लिए वो कितना देने को तैयार थी। जब तक फैंग युआन की कीमत भले ही 1 पॉइंट उससे ज्यादा है, वो जीत जाएगा। ये एक अलग तरह की लड़ाई थी। जरूरी नहीं कि ताकतवर जीते और जरूरी नहीं कि कमजोर हारे। अंदाजा लगाना और जुआ खेलना इस लड़ाई को और भी एक्साइटिंग बना रहा था। अगर कोई और होता तो शायद वो अंदाजा नहीं लगा पाता। गु यू याओजी, तुमने जानबूझकर पहले कुछ बातें कही ताकि कंपेटिटर्स डर कर भाग जाएं? लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी बहुत कच्ची हो। फैंग युआन के होठ एक एंगल में मुड़ गए जब वो कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। इस दुनिया में सौदे बहुत इंटरेस्टिंग थे। अगर ये अर्थ होता तो सेलर जरूर लिकर वर्म जैसे रेयर गु वॉर्म्स बेचते वक्त एक ऑक्शन स्टाइल अपनाता। लेकिन इस दुनिया में ऑक्शन ठीक से काम नहीं करता था। एक इंपॉर्टेंट कारण यह था कि यहां रिश्तेदारी सबसे बड़ी वैल्यू है, ये क्लैन की एकजुटता है। अगर ऑक्शन रखा जाता तो क्लैन के मेंबर्स के मन में जियाफू जैसे बहरी लोगों के लिए एक सबकॉन्शियस दुश्मनी आ जाती। एक बार ऑक्शन आइटम्स की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाते और यहां तक कि सेलर को मनाने की कोशिश करते, कुछ छूट देकर एक्सचेंज और कॉम्पनसेट करते। इस दुनिया के लोगों का एक ही नजरिया था, परिवार से हारना ठीक है, लेकिन किसी बहरी का इससे कमाना, ये पूरे क्लैन के लिए एक बेइज्जती है। जब तक कुछ क्लान्स एक साथ ऑक्शन में शामिल ना हों। इस मामले में कंपटीशन होता और ये दुश्मनी से भरा होता। लेकिन ऐसे ऑक्शंस करवाना मुश्किल था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आसान नहीं था। ट्रांसपोर्ट व्यापार का आधार है, और अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है तो बिजनेस और ट्रेड कम हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड में कमोडिटीज का मूवमेंट हाई मायने रखता था। हर गांव एक पहाड़ पर बसा था और एक दूसरे से दो थे। उन्हें जोड़ने वाली सड़कें मुश्किल थी। लगातार जंगली जानवर, चटने, खतरनाक मौसम और यहां तक कि खतरनाक जंगली गु वॉर्म्स, ये सच में मुश्किलों से भरा था। ऐसा असुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग अलग क्लान्स के लिए एक ऑक्शन में एक साथ आना मुश्किल बना देता था। यहां तक कि किंग माओ माउंटेन में अपने 3 क्लान्स के साथ जियाफू ने ऑक्शन ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत नहीं की। पहली बात, ये कहां होता? जंगलों में सुरक्षित नहीं था, और अगर ये गु यू विलेज में होता तो दूसरे 2 क्लान्स सुरक्षित महसूस नहीं करते। वो सिर्फ रैंक 4 था और दूसरे 3 गांव के हेड भी रैंक 4 थे। वो सिचुएशन को दबा नहीं सकता था। अर्थ के मुकाबले यहां ट्रेड डेवलप नहीं था और इसके अपने नियम थे। अर्थ से अपने बिजनेस और एंटरप्राइज के नॉलेज का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने पैसे कमाए भी और गंवाने भी। कुछ दर्दनाक अनुभवों के बाद आखिरकार उसने अनुभव से सीखा। अर्थ के पूरे बिजनेस नॉलेज को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर बिना बड़ा चढ़ाकर बोले,
फैंग युआन के पास इस पूरी दुनिया में बिजनेस इंडस्ट्री का टॉप टियर नॉलेज था। बस एक बुढ़िया जो पूरी जिंदगी किंग माउ माउंटेन के गांव में रही थी, वो मुझे लिकर वर्म लेने से रोकने की हिम्मत करती है। बुढ़िया, तुम अभी बहुत कच्ची हो। चैप्टर 111 प्राइमीवल स्टोन्स तो बस मामूली चीजें हैं। दादी, ये कौन सा गू है? जवान लड़की ने तीसरी मंजिल के सेंट्रल काउंटर की तरफ इशारा करते हुए पूछो। इस ट्री हाउस में 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर रैंक 1 गू वॉर्म्स, दूसरी पर रैंक 2 और तीसरी पर रैंक 3 गू वॉर्म्स बेचे जा रहे थे। जितना ऊपर जाओ उतने कम गू वॉर्म्स और उतनी महंगी कीमत। नेचुरली ट्री हाउस में साले के लिए रखे गए गू वॉर्म्स सभी रेयर और कीमती थे। गू यू याओजी ने अपनी पोती की नजर का पीछा किया और एक गोल, बल्टी जैसा, लंबा और पतला पेट का ताना देखा। तने में 5 शाखाएं थी, जैसे इंसान की 5 उंगलियां, और वो बीच में आपस में गुथी हुई थी। अंगूठे के साइज का एक गोल गू वर्म पतली शाखाओं से लिप्त हुआ था और हरे पत्तों से ढका हुआ था, जिससे एक सफेद चांदी जैसी चमक निकल रही थी। ये एक व्हाइट सिल्वर रेलक गू है। इससे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक रैंक 3 गू मास्टर के कल्टीवेशन को तुरंत एक स्मॉल रेल्म तक बढ़ा सकता है, गू यू याओजी ने धीरे धीरे समझाया। रेलक गू एक सीरीज का गू वर्म था। रैंक 1 में ग्रीन कॉपर रेलक गू था जो खास तौर पर रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए था। रैंक 2 में रेड स्टील रेलक गू था जो सिर्फ रैंक 2 गू मास्टर्स पर असर करता था, और रैंक 3 यह सिल्वर रेलक गू था। रैंक 4 में येलो गोल्डन रेलक गू था। इसकी कीमत 30,000 प्राइमीवल स्टोन्स है। ये बहुत महंगा है। जवान लड़की इतनी हैरान हुई कि उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। गू यू याओजी ने सिर हिलाया। इसकी आखिरी कीमत कम से कम 50,000 प्राइमीवल स्टोन्स तक पहुंचेगी। ठीक है, हमने यहां काफी घूम लिया, चलो पहली मंजिल के रिसेप्शन डेस्क पर चलते हैं। लिकर वर्म की बिडिंग का रिजल्ट आ गया होगा। ट्री हाउस में एक रैंक 1 गू वर्म पर बोली लगने के बाद सिर्फ आधे दिन के लिए डिस्प्ले किया जाता था। जिन गू वर्म्स में लोगों की कम दिलचस्पी होती, उन्हें तब तक डिस्प्ले में रखा जाता जब तक कोई बोली ना लगा दे। रैंक 2 गू वर्म्स 1 दिन और रैंक 3 2 दिन के लिए डिस्प्ले किए जाते थे। पहली नजर में यह प्रैक्टिस अजीब लगती थी, लेकिन जब इसे प्रैक्टिस में लाया गया तो यह बिजनेस करने का सबसे सही तरीका था। रिसेप्शन डेस्क पर, क्या लिकर वर्म को किसी और ने खरीद लिया? गू यू याओजी ने रिजल्ट देखते ही तुरंत तेवर चढ़ाए। उसने एक ऊंची कीमत लगाई थी और लिकर वर्म हासिल करने का पूरा भरोसा था, लेकिन सोचो कि उसने गलत अंदाजा लगा लिया। HMPH, कौन है इतना बुरा जो मेरे प्यारे लिकर वर्म को छीन ले? जवान लड़की ने गुस्से से पूछा। याओलर, गू यू याओजी ने अपनी पोटी को याद दिलाया। जवान लड़की ने मुंह बनाया और चुपचाप अपना मुंह बैंड कर लिया। काउंटर के पीछे साले क्लर्क एक रैंक 2 फीमेल गू मास्टर थी। उसने हल्का सा झुककर जवान लड़की को जवाब दिया, माफ कीजिए, हम अपने कस्टमर्स की जानकारी नहीं दे सकते। हर बिजनेस के अपने खास नियम होते हैं, कृपया मुझे माफ करें। यही कॉन्फिडेंशियलिटी थी जिसने बहुत से कस्टमर्स की शंकाओं को दूर किया और उन्हें आजादी से बोली में हिस्सा लेने दिया। कभी कभी लोगों के पास कुछ चीजें होती थी जो वो साफ तौर पर चाहते थे, लेकिन वो फीलिंग्स और कर्टसी के कारण दूसरों के लिए हार मान लेते थे। आखिरकार वो अक्सर क्लैन में एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन इस तरह से सीक्रेटली सौदा करने का तरीका सेंटिमेंट्स की प्रॉब्लम से बचने का मौका देता था। ऐसी अच्छी चीज तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि तुम मेरे सीनियर, रिश्तेदार या दोस्त हो। किसी के अंदर के डार्क साइड को कभी कम मत समझो। ऐसे सीक्रेट सौदे इस डार्क साइड को बाहर आने का मौका देते थे। गू यू याओजी ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं नियम जानती हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है छोटी लड़की। मैं उस इंसान का नाम नहीं पूछूंगी जिसने लिकर वर्म खरीदा है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूं कि आखिरी कीमत क्या थी। फीमेल गू मास्टर ने फिर से झुककर कहा, मुझे सच में माफ कीजिए, कीमत भी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन प्लीज चिंता मत कीजिए, आखिरी कीमत जरूर सारी बोलियों में सबसे ज्यादा थी। जिया फैमिली का बिजनेस हमेशा ईमानदारी पर टिका है। HMPH, छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? गू यू याओजी का चेहरा उतर गया और उसने ठंड से हेंग किया। क्या हो रहा है? इस वक्त एक रैंक 3 मिडिल एज्ड गू मास्टर जल्दी से वहां आया। यह ट्री हाउस लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, कुछ भी होने पर उन्हें नेचुरली पता चल जाता। लॉर्ड सुपरवाइजर, फीमेल गू मास्टर ने तुरंत इस मिडिल एज्ड आदमी को सलाम किया। आदमी ने लड़की को हाथ से इशारा किया, तुम अब जा सकती हो, मैं यहां संभाल लूंगा। वो गू यू याओजी की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, तो यह लॉर्ड याओजी हैं। ये आपकी पोती होनी चाहिए, है ना? बड़ी स्मार्ट और स्वीट दिखती है।
गु यू याओजी का एक्सप्रेशन ये देखकर नरम हो गया कि ये आदमी भी एक रैंक 3 गु मास्टर था, लेकिन उसने फिर भी आखिरी कीमत जानने के लिए पूछा। मेल सुपरवाइजर को लगा कि सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। वो कारवां में एक एल्डर था और जियाफू का एक विश्वासपात्र भी। सालों तक बिजनेस करने के बाद यूज गु यू विलेज की सिचुएशन की गहरी समझ थी और वो इस बुढ़िया के प्रभाव को जानता था। उनके लिए भले ही वो गु यू चिलियान या गु यू मो चेन को नाराज कर दें, वो गु यू याओ जी को नाराज नहीं करना चाहते थे। उसका प्रभाव क्लैन लीडर गु यू बो के बाद दूसरे नंबर पर था। मेल सुपरवाइजर ने सोचा और कहा, एक काम करते हैं, क्योंकि लॉर्ड याओ जी लिकर वर्म खरीदना चाहती हैं, मैं फैसला लेकर सीक्रेटली एक ट्रांसफर करवा सकता हूं। सच कहूं तो वेयरहाउस में 3 लिकर वर्म्स हैं और लॉर्ड जियाफू खुद फैसला करते हैं कि उन्हें कहां बेचना है। आपको पता ही होगा कि लिकर वर्म कितना कीमती है। रही बात कीमत की, तो चलिए आपकी बोली वाली कीमत ही तय कर लेते हैं। लेकिन गु यू याओ जी ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। उसने कहा, मैं कोई सौदा नहीं कर रही। कीमत पिछले लिकर वर्म की बेची गई कीमत के बराबर होगी। ये सुपरवाइजर हिचकिचाया। उसने नेचुरली गु यू याओ जी का इरादा देख लिया था। गु यू याओ जी ने नाराज होने का नाटक किया और मेल सुपरवाइजर पर दबाव डालते हुए कहा, क्या कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम्हें डर है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी? ऑफ कोर्स, मेरा वो मतलब नहीं था। साई, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहती हैं। सुपरवाइजर ने आह भरी और एक कीमत बताई। कीमत सुनकर जवान लड़की ने पहले राहत की सांस ली, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उस थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। क्या ये हमारे से सिर्फ 20 प्राइमेवल स्टोन्स ज्यादा था? गु यू याओ जी ने अपनी ऊँगली छोटी कर ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। इस बीच फैंग युआन ट्री हाउस से बाहर निकलकर वाइन टैवन पहुंच चुका था। दूसरा लिकर वर्म उसके कब्जे में था और अब उस सिर्फ 4 तरह की शराब चाहिए थी, खट्टी, मीठी, कड़वी और तीखी। मीठी शराब मेरे पास पहले से है, फैमिली इनहेरिटेंस मिशन से बची गोल्डन हनी वाइन काफी है। तीखी और खट्टी शराब भी मिल जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी एक ही चिंता है, कड़वी शराब। फैंग युआन ये सोचते हुए थोड़ा चिंतित था। अगर उसके पास कड़वी शराब होती तो वो आज रात हाई 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिफाइन करना शुरू कर सकता था। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी ही होती हैं, जिस चीज से तुम डरते हो वही सच हो जाती है। फैंग युआन की चिंता सच साबित हुई। उसने कई घंटे न गिनत टेंट्स में घूमते हुए बिताए। उस तीखी और खट्टी शराब मिल गई, लेकिन उस कड़वी शराब नहीं मिली। इस दुनिया में हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होती। फैंग युआन बहुत लाचार था। वो लिकर वर्म के फ्यूजन प्लान को फिलहाल के लिए टाल सकता था। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म के बिना उसकी कल्टिवेटिंग स्पीड मामूली हाई रहेगी। दोपहर में वो फिर से ट्री हाउस गया। पहली मंजिल पर कई काउंटर्स में नए गु वर्म्स थे। सेंट्रल काउंटर जहां लिकर वर्म डिस्प्ले किया गया था, अब वहां एक क्लेंजिंग वाटर गु था। क्लेंजिंग वाटर गु अर्थ के जोंक जैसा दिखता था, बस ये जोंक से कहीं ज्यादा क्यूट था। इसका पूरा शरीर हल्के नीले रंग का चमकदार था, जैसे चमकता पानी। क्लेंजिंग वाटर गु एपर्चर में मिले जुले ऑरा को साफ कर सकता है। ची चेंग के लिए ये एक ऐसा गु वर्म है जो उसके पास होना ही चाहिए। फैंग युआन ने इस क्लेंजिंग वाटर गु को देखकर ची चेंग के बारे में सोचा। वो जानता था कि ची चेंग के पास सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड था और उसने अपने दादा गु यू चिलियन के प्राइमेवल एसेंस की मदद से जबरदस्ती अपना कल्टिवेशन बढ़ाया था, इसलिए चिलियन का ऑरा ची चेंग के अपचर में मिल गया था। अगर ची चेंग ने इसे साफ नहीं किया तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। चिलियन यह गु वर्म ची चेंग के लिए जरूर खरीदेगा। सोचना दो। उसकी बोली 630 से 640 के बीच होनी चाहिए। ये कीमत लिकर वर्म की मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। मुख्य कारण यह था कि ची चेंग को इस गु वर्म की खास जरूरत थी। अगर मैं 650 की बोली लगाता हूं तो मुझे ये क्लेंजिंग वाटर गु मिल जाएगा। सिर्फ 10 प्राइमेवल स्टोन्स ज्यादा डालने से यह क्लेंजिंग वाटर गु मेरे हाथों में आना तय है। रही बात सुबह खरीदे गए लिकर वर्म की, तो मेरी बोली गु यू याओ जी की बोली से लगभग 20 प्राइमेवल स्टोन्स ज्यादा होनी चाहिए थी। फैंग युआन ने मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। यूज यह सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसके 500 साल के अनुभव और अर्थ के एडवांस बिजनेस नॉलेज ने मिलकर इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाया था। ये मामूली से परे था। अपने पिछले जीवन के अनुभव से जब उसने सिर्फ 10 प्राइमेवल स्टोन्स ज्यादा डाले तो उसके पास सामान हासिल करने की 80% गारंटी थी। जब उसने लिकर वर्म खरीदा तो उसने 10 प्राइमेवल स्टोन्स ज्यादा इसलिए डाले क्योंकि वो कॉशियस नेचर का था। फैंग युआन ने बोली नहीं लगाई, यूज क्लेंजिंग वाटर गु की जरूरत नहीं थी। और अगर वो इसे हासिल कर लेता तो चिलियन उसकी जांच करवाता।
ऑफ कोर्स, फैंग युआन के बोली ना लगाने का मुख्य कारण ये था कि उस बचे हुए पैसे संभाल कर रखने ताकि वो देख सके कि आने वाले दिन में कोई अच्छा गूवर्म मिलता है या नहीं। मुझे दो तरह के गू वॉर्म्स की कमी है, एक स्काउटिंग टाइप और एक मूवमेंट टाइप। अगले साल वुल्फ टाइड आएगी और कारवां फिर नहीं आएगा। हालांकि फ्लाओ वाइन मोंग की छुपी हुई विरासत है, लेकिन वो फ्लाओ वाइन मोंग ने जख्मी होने के बाद जल्दी में छोड़ी थी। कौन कह सकता है कि वो पूरी है या नहीं और अगला गूवर्म कौन सा होगा? उसकी यादों में अगले साल की वुल्फ टाइड बहुत खतरनाक होगी। फैंग युआन गू वॉर्म्स की कमी के कारण लाचार नहीं होना चाहता था, वुल्फ टाइड में जख्मी होकर या मरकर। अगर वो भेड़ियों के झुंड से घिर गया तो ये उसके लिए एक आपदा होगी। इससे पहले कि ऐसा हो, उस पर्याप्त तैयारी करनी थी। उसका कल्टीवेशन और गू वॉर्म्स दोनों में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो 3 दिन तक लगातार ट्री हाउस जाता रहा। तीसरे दिन ट्री हाउस की पहली मंजिल पर उस खुश होने वाली एक चीज मिली, एक ब्लैक बॉरगू। ब्लैक और व्हाइट बॉरगू ऐसे गू वॉर्म्स द जो गू मास्टर्स की बुनियादी ताकत बढ़ा सकते थे। फैंग युआन ने पहले हाई व्हाइट बॉरगू का इस्तेमाल कर लिया था और उसे एक सूअर के बराबर ताकत मिल गई थी। अगर वो फिर से व्हाइट बॉरगू इस्तेमाल करता तो उस ताकत में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती। लेकिन ब्लैक बॉरगू अलग था, इसकी एबिलिटी व्हाइट बॉरगू के साथ जुड़ सकती थी। इसलिए दोपहर तक उसके पास एक और गू वर्म आ गया था। उसके बाद कुछ नहीं। कुछ स्काउटिंग और मूवमेंट टाइप गू वॉर्म्स काउंटर्स पर दिखे, लेकिन वो फैंग युआन को संतुष्ट नहीं कर पाए। यह गू वॉर्म्स मामूली काउंटर्स पर डिस्प्ले किए गए थे और कीमत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें खरीदने वाले ज्यादा नहीं थे। फैंग युआन ने सुना कि कारवां 8 दिन तक रुकेगा, इसलिए उसने बिना परेशान हुए सब्र से इंतजार किया। ये 7वां दिन था। ट्री हाउस की दूसरी मंजिल पर फैंग युआन ने एक रेड स्टील रेलिक गू देखा। ये एक रैंक 2 गू मास्टर के प्राइमेवल एसेंस को तुरंत एक स्मॉल रेल्म तक बढ़ा सकता था। इसकी कीमत 3000 प्राइमेवल स्टोन्स लिखी थी, जिसने कई रैंक 2 गू मास्टर्स को आइसपा बोली लगाने के लिए आकर्षित किया। लॉग काउंटर्स में कागज डाल रहे थे। ये एक बहुत ही जीवंत दृश्य था। अगर मुझे ये रेड स्टील रेलिक गू मिल गया तो मैं अपना कल्टीवेशन तुरंत मिडिल स्टेज तक पहुंचा सकता हूं। मिडिल स्टेज स्कारलेट प्राइमेवल एसेंस के साथ मैं मूंगलो गू और व्हाइट जेड गू को कई बार और इस्तेमाल कर पाऊंगा। कल्टीवेशन एक गू मास्टर की बुनियाद थी। कल्टीवेशन में बढ़ोतरी का मतलब था फाइटिंग पावर में बढ़ोतरी। इसके असर के मामले में ये स्काउटिंग और मूवमेंट गू वॉर्म्स हासिल करने से कहीं बेहतर था। इसके अलावा ट्री हाउस में ये दोनों तरह के गू वॉर्म्स फैंग युआन के लिए मामूली कोई भी उसकी ईड़ में नहीं जचा। मैंने लिकर वर्म और ब्लैक बॉर गू खरीद लिया है। मैंने कुछ शराब भी खरीदी है। इस रेड स्टील रेलिक गू की आखिरी कीमत जरूर 5000 प्राइमेवल स्टोन्स को पार कर जाएगी और शायद 8000 तक पहुंच सकती है। आखिरकार सबको वुल्फ टाइड के बारे में पता है, इसलिए अपने कल्टीवेशन को एक स्मॉल रेल्म तक बढ़ाना बहुत मददगार होगा। मेरे प्राइमेवल स्टोन्स काफी नहीं होंगे अगर मुझे ये रेलिक गू चाहिए। फैंग युआन को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने एक रुकावट आ गई है। चैप्टर 112, क्या जबरदस्त इरादा है। भले ही उससे अपने माता पिता की संपत्ति विरासत में मिली थी, फैंग युआन के लिए दौलत जमा करने का समय अभी भी बहुत कम था। वाइटैलिटी लीफ को एक्टिवेट करना वो रोज नहीं कर सकता था क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था। हर बार जब वो नो वाइटैलिटी लीव्स उगाता, आधा दिन खर्च हो जाता। फैंग युआन ने एक पल के लिए सोचा, इस रेड स्टील रेलिक गू की साले का समय सिर्फ 1 दिन है। इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम के प्राइमेवल स्टोन्स जुटाना एक ही तरीका था, अपने वाइन टैवन या बैम्बू बिल्डिंग्स को गिरवी रखना। इसमें अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं थी। 1 साल बाद वुल्फ टाइड आएगी। भेड़ियों के हमले के नीचे गू यू विलेज कई बार डेस्परेट होकर लड़ेगा और सबसे गंभीर हमले के दौरान यहां तक कि सामने का गेट भी टूट गया था। क्लैन लीडर और क्लैन एल्डर्स ने लाइटनिंग क्राउन हेड वुल्फ को रोका और गू यू किंगशू ने गेट को रोकने और स्थिति को संभालने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वुल्फ टाइड ने किंग माओ माउंटेन के तीनों क्लान्स के सदस्यों में भारी कमी लदी। हालांकि 90% तो नहीं, लेकिन कम से कम आधे लोग मारे गए थे। तब तक लोगों से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, बैम्बू बिल्डिंग किराए पर देने की क्या बात होगी। वाइन टैवन पूर्वी दरवाजों के सामने था, वहां कौन पीने की हिम्मत करेगा। अगर वो पीना भी चाहते तो टैवन क्लैन द्वारा इस्तेमाल हो चुका होता और एक डिफेंसिव टावर में बदल गया होता। अभी क्लैन और बहुत से लोग वुल्फ टाइड की गंभीरता को कम आंक रहे थे। इस पॉइंट पर अगर वो टैवन और बंबू बिल्डिंग से छुटकारा पा सकता तो वो इसे सबसे अच्छी कीमत पर बेच सकता था। पैसा और दौलत तो बस मामूली चीजें हैं, सिर्फ अपना कल्टीवेशन हाई असली बुनियाद है। लेकिन
क्लैन को बेचना बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर मैं किसी इंडिविजुअल को बेचूं तो कीमत ज्यादा होगी, लेकिन अभी किसके पास इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी होगी कि वो मेरी बैम्बू बिल्डिंग और टैवर्न खरीद सके? इतना बड़ा सौदा ये एक झटके में नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को ऑब्जर्व करना होगा और बेहतर कीमत के लिए मोल भाव करना होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। मेरे पास सिर्फ एक दिन है। रुको, शायद कोई कर सकता है। फैंग युआन को इंस्पिरेशन मिली जब उसने किसी के बारे में सोचा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल गु यूडोंगतू था। अंकल और आंट दोनों चालक और कंजूस थे। इन दशकों में टैवर्न, बैम्बू बिल्डिंग्स चलाने और वाइटैलिटी लीव्स बेचने से उनके पास प्राइमीवल स्टोन्स का एक बड़ा भंडार होना चाहिए। इसके अलावा यह एसेट्स मूल रूप से उन्हीं के द्वारा चलाए जाते थे। कुल मिलाकर इससे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन टाइम बच सकता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें इस फैमिली एसेट की सख्त जरूरत थी ताकि वो ऑपरेशन जारी रख सकें। उनके पास कितनी भी एसेट्स क्यों ना हो, बिना किसी इनकम के, ये बिना स्रोत के नदी जैसा था। उनके प्राइमीवल स्टोन्स कम होते जाएंगे, कोई भी इस पर चिंतित हो जाएगा। कहा जा सकता है अंकल और आंट सबसे बेहतर सौदे के टारगेट थे। ये सोचते हुए फैंग युआन ने और देर नहीं की, ट्री हाउस से निकला और गु यूडोंगतू की जायदाद की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खोलने वाली शेन की थी, उसकी पुरानी नौकरानी। आह, ये तुम हो। फैंग युआन को देखकर वो बहुत हैरान हुई। जल्द ही उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। फैंग युआन अब एक रैंक 2 गु मास्टर था, लेकिन वो एक मामूली इंसान थी। उनके बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा था। इससे भी जरूरी, फैंग युआन वो बेरहम इंसान था जिसने मो फैमिली के नौकर को मारने की हिम्मत की थी, बाद में लाश के टुकड़े करके मो फैमिली को भेजे दिए थे। ये नौकरानी यंग मास्टर फैंग युआन को सलाम करती है। घर में स्वागत है, यंग मास्टर। शेन की दर से कांप रही थी और उसके घुटने कमजोर पड़ गए, जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गई। घर? फैंग युआन ने आंगन में कदम रखा। जानी पहचानी चीजें देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। यहां कोई अपनापन या लगाव महसूस नहीं हो रहा था। 1 साल बाद वो फिर से यहां लौटा था। अपनी मानसिक छवि के मुकाबले ये जगह बहुत ज्यादा खाली थी। जैसा कि फैंग झेंग ने कहा था, कुछ पारिवारिक नौकर पहले ही बेच दिए गए थे या हटा दिए गए थे। फैंग युआन के अचानक आने से अंकल और आंट चौंक गए थे। हाउसकीपर के तौर पर मदर शेन पहले ही पाल में पहुंची। घुटनों के बाल झुककर फैंग युआन को लिविंग रूम में आने का न्योता दिया और अपने हाथों से उस चाय दी। फैंग युआन कुर्सी पर बैठा लिविंग रूम को देख रहा था। बहुत सारा फर्नीचर गायब था और सजावट बहुत ज्यादा सादी और सरल थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अंकल और आंट के पास सेविंग्स नहीं थी। गु यूडोंगतू अभी भी बहुत चालाक है। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। वो पहले ही पर्दे के पीछे जा चुका है और उसकी लड़ाई की ताकत बहुत गिर चुकी है। सबसे जरूरी, उसने 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास खो दिया है, जिसका मतलब है कि उसने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाए रखने का ट्रम्प कार्ड खो दिया है। अब वो बाहर प्रभाव नहीं डाल सकता। इंसान की दौलत ही दूसरों की लालच पैदा करके उसकी बर्बादी का कारण बनती है। जब फैंग युआन ने एसेट्स विरासत में ली तो बहुत से क्लैन के लोग उससे जलते थे और उसकी दौलत पर नजर रखते थे। अंकल और आंट के लिए भी यही समस्या थी। उनके पास जो बड़ी रकम थी वो एक वरदान भी थी और एक समस्या भी। अपनी दौलत का दिखावा ना करना उनके लिए जीने का सही तरीका था। इस समय कदमों की आवाज सुनाई दी। कदम नजदीक आते गए और जल्द ही आंट दरवाजे पर दिखाई दी। फैंग युआन, तुम्हारी यहां वापस आने की हिम्मत भी कैसे हुई? फैंग युआन को देखकर उसके दिल का गुस्सा अचानक उभार आया। तीखी आवाज में चिल्लाई, तुम नमक हराम, हमने तुम्हें कैसे पाला? और सोचो तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। तुम्हारा कोई ज़मीर है? क्या तुम्हारा ज़मीर कुत्ते ने खा लिया है? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हुई और यहां चाय पीने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम हमारी बुरी हालत देखने आए हो? अब जब तुमने देख लिया तो खुश हो? उसकी उंगली फैंग युआन की तरफ थी, दूसरा हाथ उसकी कमर पर था जब वो एक चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। अगर फैंग युआन ने एक चमकदार रैंक 2 गु मास्टर का बैटल अटायर ना पहना होता जो उस याद दिला रहा था, तो वो यूएस पर झपट्टी और उसका गला घूंट देती। फैंग युआन ने आंट की उंगली और उसके गुस्से भरे आरोपों पर ना तो कोई ध्यान दिया ना ही कोई एक्सप्रेशन दिखाया। 1 साल ना मिलने पर आंट का पीला चेहरा, भले ही गुस्से और नफरत से भरा था, उसकी थकान को नहीं छुपा सकता था। उसके कपड़े अब एक सादे भंग के कपड़े में बदल गए थे और उसके सिर पर सजावट कम हो गई थी। बिना किसी मेकअप के उसका मुंह तीखा और चेहरा छोटा लग रहा था, जैसे एक बंदर।
फैंग युआन द्वारा असेट्स वापस लेने ने उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। उसकी गुस्से भरी बकवास पर फैंग युआन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना कप उठाया और थोड़ी चाय पी, फिर धीरे से कहा, मेरा आज यहाँ आने का मकसद टैवन और बंबू बिल्डिंग्स बेचना है। क्या अंकल और आंट को कोई इंटरेस्ट है? पा, तुम नमक हराम भेड़िए, तुम्हारे पास क्या अच्छा हो सकता है? टैवन और बंबू बेचना चाहते हो? आंट की आवाज रुक गई जब उसने आखिरकार रिएक्ट किया। उसके चेहरे पर अविश्वास दिख रहा था। क्या तुम टैवन और बंबू बिल्डिंग्स बेचना चाहते हो? फैंग युआन ने अपना चाय का कप नीचे रखा, कुर्सी पर पीछे टिक गया, आराम करने के लिए अपनी एड़ी बैंड कर ली। बेहतर होगा कि अंकल को यहां बुलाओ, मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। आंट ने अपने दांत पीसे, विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी एड़ी फटने वाली आग जैसी थी जब उसने गुस्से से फैंग युआन को देखा। कहा, मैं जानती हूं, तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुमने ऐसा कहा। जैसे है मैं हाँ कहूंगी, मुझे बुरी तरह से ताने मारे जाएंगे और मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं और तुम्हारे हाथों से खेली जाऊंगी? ये पूरी तरह से एक नीचे तबके के इंसान की सोच का तरीका था। फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी, फिर एक सेंटेंस कहकर अपनी आंट का एटीट्यूड बदल दिया, और एक भी फालतू शब्द कहा तो नहीं जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि दूसरे लोग इन एसेट्स में इंटरेस्टेड होंगे। तब तक मैं इसे दूसरे लोगों को बेच चुका हूंगा, इसलिए तुम दोनों पछताना मत। आंट एक पल के लिए रुकी। क्या तुम सच में ये एसेट्स बेचना चाहते हो? मैं सिर्फ 5 मिनट इंतजार कर रहा हूं। फैंग युआन ने बात करने के लिए अपनी ऊन की एक झलक खोली, फिर उन्हें फिर से बैंड कर लिया। उसने आंट को अपना पैर पटकते हुए सुना, उसके बाद तेज और हल्की कदमों की एक श्रृंखला। थोड़ी देर बाद अंकल गु यू डोंग टू फैंग युआन के सामने आए, लेकिन आंट उनके साथ नहीं आई। फैंग युआन ने यूज देखा। अंकल अब काफी बूढ़े हो गए थे। उनका पहले से अच्छी तरह से रखा गया चेहरा सिकुड़ गया था, और उनके सिर पर अब बहुत ज्यादा सफेद बाल थे। वो इन कुछ दिनों से चिंता में थे। परिवार की संपत्ति खोने से उसने अचानक अपने सारे फाइनेंशियल सोर्सेस खो दिए थे। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के बिना उसने अपना बाहरी प्रभाव भी खो दिया था। उसका हिडन एल्डर का टाइटल अब झूठा साबित हो रहा था। हालांकि उसके हाथों में बहुत बड़ी दौलत थी, लेकिन उसके प्रभाव के बिना यह प्राइमेवल स्टोन्स परेशानी का सबब बन गए थे। क्लैन की पॉलिटिक्स क्लैंसमैन को रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, खासकर गू फाइटिंग के नियम, ये अमानवीय और नॉन फ्रेंडली थे। लेकिन इससे पैरासाइट्स और निकम्मे दूसरी पीढ़ी का खात्मा हो सकता था, जिससे क्लैन के लोगों में एक सतर्कता की भावना बनी रहती थी। इससे क्लैन की फाइटिंग फोर्स भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बनी रहती थी। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स हाइजीने की गारंटी दे सकती थी। टॉर्नेडो, बाढ़ और जानवर आपसे समझदारी की बात नहीं करते। इन सालों में गु यू डोंगतू ने शांति का जीवन जिया था, और उसकी लड़ाई की क्षमता कम हो गई थी। अपने बोझ को कम करने के लिए जिन गु वॉर्म्स को वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल करता था, वो उसने पहले ही बेच दिए थे। अगर अब कोई यूज चैलेंज भेजता तो वो जीतने से ज्यादा हारता। अपने अंकल से फैंग युआन ने अपने आने का मकसद खुलकर बताया। फैंग युआन, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, तुम्हें वाइन टैवन और बंबू बिल्डिंग्स बेचने की क्या जरूरत है? अगर तुम उन्हें रखते हो तो तुम्हें एक स्थिर आय का स्रोत मिलेगा। अंकल विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज आंट से कहीं ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि मैं एक रेड स्टील रेलिक गू खरीदना चाहता हूं, फैंग युआन ने ईमानदारी से कहा। ऐसी बातें छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये बात है। अंकल की नजर चमकी। तो तुम 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास भी बेच रहे हो? ये नामुमकिन है। फैंग युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं सिर्फ वाइन टैवन, बैम्बू बिल्डिंग्स, जमीन और 8 नौकर बेच रहा हूं। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास एसेट में सबसे कीमती चीज थी। फैंग युआन को उसकी हीलिंग एबिलिटी की जरूरत थी, साथ ही उन्हें बेचकर प्राइमेवल स्टोन्स कमाने थे। इससे उसके कल्टीवेशन का खर्चा चल सकता था और गू वॉर्म्स को खिलाया भी जा सकता था। इसके अलावा अगले साल वुल्फ टाइड आ रही थी और वाइटैलिटी लीव्स की कीमत आसमान छूगी। इस 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के हाथ में होने से फैंग युआन को अपने रैंक 2 कल्टीवेशन के सफर में प्राइमेवल स्टोन्स की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर अंकल को 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास मिल जाता तो उसका हिडन एल्डर का प्रभाव तुरंत वापस आ जाता। फैंग युआन ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। फैंग युआन का दृढ़ रवैया देखकर गु यू डोंगतू का दिल बहुत निराश हुआ। साथ ही वो लाचार महसूस कर रहा था। दोनों ने 2 घंटे तक एक गुप्त बातचीत की, फिर उन्होंने एक अत्यंत सुरक्षित ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
गु यू डोंग तू ने टैवन, बैम्बू बिल्डिंग्स, पारिवारिक नौकर और जमीन वापस पाली, जबकि फैंग युआन 3 पारिवारिक नौकर जिन्होंने प्राइमीवल स्टोन्स से भरे बॉक्स उठा रखे थे, उन्हें लेकर ट्री हाउस की तरफ चल पड़ा। दोनों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। ये खबर सुनकर आंट दौड़ती हुई आई। गु यू डोंग तू के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट्स और डीड्स देखकर उसकी उंगली गोल हो गई और उसने अपर खुशी दिखाई। पति, वो लड़का कल्टिवेट करते करते पागल हो गया है, उसने इतना मुनाफे वाला बिजनेस बेच दिया। इतना बेवकूफ, अंडे चाहता है लेकिन अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं रखना चाहता। क्या तुम बात करना बैंड करोगी तो मर जाओगी, चुप हो जाओ। गु यू डोंग तू की आवाज बहुत चिड़चिड़ी थी। पति, आंट ने मुंह बनाया, ये तो बस खुश हो रही थी। ज्यादा खुश मत हो। इस टैवन और बंबू बिल्डिंग्स के साथ हमें अब और भी सावधान रहना होगा और लो प्रोफाइल रखना होगा। बड़ा पेड़ हवा को अपनी तरफ खींचता है। हालांकि फैंग झेंग हमारा गोद लिया हुआ बेटा है, हम इस रिश्ते का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरकार फैंग झेंग ने अभी तक खुद को पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है, कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। गु यू डांग तू ने गहरी सांस ली। समझ गई, पति। आंट डीड्स के ढेर को घूरते हुए सुनती रही और बेकाबू होकर हंसने लगी। गु यू डोंग तू का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। सौदा अच्छी तरह से हो गया और अब उसके पास आए थी। जो प्राइमीवल स्टोन्स उसने खर्च किए थे वो 3 साल के ऑपरेशन में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका दिमाग फैंग युआन की छवि से भरा हुआ था। एक रलक गु के लिए फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए एसेट्स बेच दिए, ये आगे की आरामदायक जिंदगी को त्यागने के बराबर था। गु यू डोंग तू ने खुद को फैंग युआन की जगह रखा और सोचा, क्या मैं ऐसा कर पाता? मैं नहीं कर सकता। भले ही वो फैंग युआन को पसंद नहीं करता था, नफरत और घिन से भरा था, इस पल वो अपने दिल में तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अपने भविष्य के आराम को इस तरह से छोड़ने और त्यागने की क्षमता, क्या जबरदस्त इरादा है इसका। चैप्टर एंड।